हेलो फ्रेंड्स। अभी 12th का पार्ट 1 जो है हमारा उसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये साइमल्टेनियसली चलेगा। पार्ट 2 में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल अभी ख़त्म किया है। तो आगे के टॉपिक्स पार्ट 2 के भी साथ में आएंगे और पार्ट 1 के भी साथ में आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है पार्ट 1 का मैथमेटिकल लॉजिक। बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेट बोर्ड की बुक से भी आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो भी आप जेईई मेंस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का सवाल आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। तो मेंस में एक वन क्वेश्चन इज कंपलसरी ऑन दिस टॉपिक जो कि आसानी से आपको 4 मार्क्स दे जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है लॉजिक के ऊपर का। सिंपल होता है अगर आपको चीजें सही तरीके से पता है तो, अदरवाइज उसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगर स्टेट बोर्ड का बुक भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टॉपिक भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो लॉजिक का स्टेट बोर्ड की बुक से, तो भी आप मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो भी मॉड्यूल दिया जाएगा आपको उसको भी सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको मेंस के हिसाब से ही स्टडी कर सकते हो इस टॉपिक को। ठीक है। तो बोर्ड में तो इसका है अच्छा खासा वेटेज है, सीटी में भी है और टॉपिक भी आसान है। लेकिन आसान तब है जब कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है। तो मैथमेटिकल लॉजिक अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 इसके साथ में स्टार्ट हो जाएगा। मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस 12th का सीखने से पहले हमें 11th का रिवाइज करना होगा। तो हम 11th का एज पर द बुक हम इसको लेने वाले हैं। जो भी 11th के बुक के अंदर दिया हुआ है तो उसको एक्सरसाइज के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे तरीके से लेंगे ताकि बेसिक्स में कहीं पर अड़चन ना रहे। और फिर 12th का मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा और फिर वेक्टर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में एलपीपी रहेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर रोज एक एक लेक्चर, दो लेक्चर अगर खत्म कर देते हैं इसके ऊपर के। जैसे लॉजिक है, लॉजिक के एक दिन में आप 2 लेक्चर्स भी खत्म कर सकते हो। ठीक है ना। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मैट्रिसेस में भी सेम थिंग है। मैट्रिसेस में एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूंगा तो बाकी के एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो जो टॉपिक जब आएगा तो उस समय उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। अब लॉजिक के अंदर बेटा ये एक नया ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो आपको रीजनिंग सिखाता है। देखो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज आप जब लिखते हो या फिर बताते हो, नई खोज करते हो, तो उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ता है, करेक्ट रीजन। ठीक है ना, जिसको एग्जैक्टनेस कहा जाता है मैथमेटिक्स में, प्रिसाइजनेस। तो ये आपको मिलता है लॉजिक के थ्रू। अगर आपको लॉजिक सही है तो आपका रीजनिंग भी सही होगा, है ना। मतलब आप सही तरीके से रीजन कर पाएंगे चीजों को। तो लॉजिक में हम लोग यही सब चीजें सीखने वाले हैं। तो इसका स्टार्ट होता है स्टेटमेंट से। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के अंदर जो लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है। ठीक है ना। एक होता है अंग्रेजी लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में होता है सेंटेंस, है ना। और उसी सेंटेंस को आप स्टेटमेंट कब कहोगे, लॉजिक के अंदर। तो कंसेप्ट बेसिकली लॉजिक का स्टार्ट होता है स्टेटमेंट से और फिर उसको आगे डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट किसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट का सही मायने में मतलब समझना जरूरी है। तो कोई भी आपको सेंटेंस दिया हुआ है वो स्टेटमेंट कब बनता है, तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा हमारा, तो स्टेटमेंट किसको कहा जाता है इसको हम लोग समझेंगे। फिर एक बार स्टेटमेंट किसको कहा जाता है इसको समझने के बाद में ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट किसको कहते हैं और ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है। फिर इसके बाद में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट का। कंपाउंड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का जब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसके अंदर काफी सारे कनेक्टिव्स आएंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट और कंपाउंड स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकाला जाता है विद हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के पूरे क्लास के अंदर। तो हो सकता है कि 1 घंटे का लेक्चर कम गिर जाए इसके लिए, लेकिन जितना भी
पॉसिबल होगा अच्छे तरीके से समझाना, मैं इसके अंदर समझा दूंगा, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैंने साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा है, एक्सरसाइज 1.1 का, कि स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, और वो चीज आपको क्लियर होने के लिए हम तुरंत एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है और कौन कौन से नहीं है, ताकि क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है? कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को आप स्टेटमेंट तब कहेंगे जब वो सेंटेंस या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। वो अगर सेंटेंस दोनों भी चीजों की पॉसिबिलिटी बता रहा है तो उसको स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर। तो अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट ओनली इफ इट इज अ ट्रू और फॉल्स। मतलब किसी भी सेंटेंस को आप अगर वो या तो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, अगर वो दोनों भी पॉसिबिलिटीज बता सकता है तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहते लॉजिक के अंदर। तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या बात हुई, मतलब कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू ही रह सकता है या फिर फॉल्स रह सकता है, उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज कैसे रहेगी? तो बिल्कुल रह सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस देखे हुए हैं। एक होता है असर्टिव, एक होता है इंपरेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव और दूसरा होता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो 4 टाइप होते हैं इसके अंदर सिर्फ असर्टिव टाइप जो होता है वो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। उसके अंदर भी और थोड़ा बारीकी से देख सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो 3 होते हैं, जैसे इंटरोगेशन है, फिर इंपरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, इन तीनों का आप ट्रू या फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते। समझ रहे हो बात को? मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि या तो, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि आपने होमवर्क किया है या नहीं, तो इसका आंसर ट्रू में भी मिल सकता है और फॉल्स में भी, मतलब हाँ या ना दोनों में भी मिल सकता है इसका आंसर। समझ रहे हो बात को? तो किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट तब कहा जा सकता है जब वो सेंटेंस या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अगर दोनों साथ में पॉसिबिलिटीज आ रही है तो फिर उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे लॉजिक के अंदर। बात समझ लो, मैं सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट बोल रहा हूं। किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट कब, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कब कहा जाएगा लॉजिक के अंदर? तो वो दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी दे रहा हो तब उसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं बोलता हूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये सेंटेंस मैंने बोला है, ठीक है? तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो सेंटेंस है, क्या ये स्टेटमेंट हो सकता है? तो आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल ये असर्टिव सेंटेंस है और इसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, जो भी हमारा नॉलेज है उस हिसाब से। तो इसका अगर आपको वैल्यू मिल रहा है कि हाँ ये ट्रू है तो ये सेंटेंस बन गया। लेकिन मैं बोलता हूँ क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर इंपरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर आगे दी जा रही है आपको कि आपको दरवाजा बंद करना है। तो इसमें आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। या फिर रिक्वेस्ट होती है, कैन यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस रिक्वेस्ट के अंदर आप इसको ट्रू है फॉल्स में कैसे बता पाएंगे इसका जवाब? तो जो भी सेंटेंस असर्टिव होता है, मतलब जिसके अंदर असर्शन होता है, असर्शन का मतलब क्या होता है? या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है ना? तो निश्चितता होती है उसके अंदर, क्लैरिफिकेशन होता है। तो अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है तो इसके अंदर 99% जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो स्टेटमेंट होते हैं। 99% इसलिए बोल रहा हूं, 1% में कौन आता है जिसके अंदर हम नहीं बता सकते। जैसे मैं बोलता हूँ इट इज अ ब्लैक, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा इट इज अ ब्लैक। अब इट इज ए ब्लैक ये जो बोला गया है तो इसके अंदर इट के बारे में हमें पता नहीं है किस चीज के बारे में बोला जा रहा है। तो इट के जगह पर अगर मान लीजिए बोर्ड आ जाता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, तो ये सेंटेंस ट्रू हो जाएगा। लेकिन इट की जगह पर अगर मान लीजिए कि कुछ व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर कुछ और कलर का ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे इट की जगह पर मैं बोलता हूँ पैरेट, तो पैरेट इज अ ब्लैक, तो ये तो रॉन्ग सेंटेंस हो जाए। मतलब इट के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इट क्या है, तो इसका आंसर हाँ में भी आ सकता है ना भी आ सकता है, मतलब इसका वैल्यू ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में दो दिस इज असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, ये लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो लॉजिक के अंदर से स्टेटमेंट तभी, असर्टिव सेंटेंसेस मैक्सिमम स्टेटमेंट होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं कि जिसके अंदर सब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं बनेगा।
और दूसरी बात, कौन कौन स्टेटमेंट नहीं होता है, तो क्लियरली इंटरोगेटिव स्टेटमेंट जो होते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, फिर इंपेरेटिव मतलब जिसके अंदर आज्ञा, रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ आता है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होते, और फिर एक्सक्लामेटरी का स्पेलिंग क्या होता है, एक्सक्लामेटरी शायद यही होता है, ये वाले होते हैं ना, एक्सक्लेमेशन, आश्चर्यजनक था, डर वगैरह चीजें, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है ना। मैं अगर बोलूंगा व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कोई बोल सकता है क्या सड़ा हुआ पिक्चर है, क्या इसमें ब्यूटीफुलनेस दिख रहा है, मतलब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना। किसी को कोई आदमी सुंदर दिख सकता है तो दूसरे की नजर से वो सुंदर हो भी नहीं सकता, तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे सिचुएशन में उसको स्टेटमेंट नहीं बोला जाता लॉजिक के अंदर। एक और टाइप का स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसको ओपन सेंटेंस कहा जाता है, ओपन सेंटेंस। तो ये जो है ना, ये ओपन सेंटेंस टाइप आता है। ओपन सेंटेंस का मतलब क्या, कि ये ओपन है किस चीज के लिए, कि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो ओपन सेंटेंसेस होते हैं, उसको स्टेटमेंट नहीं बोला जा सकता। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं x + 5 = 9, अब ये डिपेंड करेगा x के वैल्यू के ऊपर कि इसका ट्रूथ वैल्यू, मतलब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा स्टेटमेंट, ये सही है या गलत है। मतलब इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी आ गई, ये सही होने की भी पॉसिबिलिटी है और गलत भी होने की पॉसिबिलिटी। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर, मतलब इसकी डिपेंडेंसी किसी और चीज के ऊपर है। विदाउट डिपेंडेंसी कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं जो असर्टिव होते हैं, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट। अब इसके अंदर ये डिपेंडेंसी वगैरह की कोई बात नहीं, मैंगो तो मैंगो ही होता है, वो स्वीट है या नहीं बस आपको ये नॉलेज के आधार पर चेक करना है, ठीक है ना। तो इसका ऐसा आंसर नहीं होगा कि कोई आदमी बोलेगा, इंडिया का आदमी बोलेगा वो स्वीट नहीं होता, या फिर इंडिया का बोलेगा हाँ स्वीट होता है, अमेरिका का बोलेगा नहीं मैंगो स्वीट नहीं होता, ऐसे नहीं है। ये कहीं पर भी जाओ, ये या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ऐसे नहीं कि इसके अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका सेंटेंस या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है, दोनों की भी पॉसिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है, तो उसको स्टेटमेंट बोला जा सकता है। और दोनों की पॉसिबिलिटी जिसके अंदर दिखती है वो सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ये 3 होते हैं, और चौथा होता है ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस के अंदर ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस के अंदर मैं x = 3 बोल देता हूं, x + 5 = 9 when x = 3, अगर मैंने ये बोल दिया, तो जब मैंने ये नहीं लिखा था तब ये ओपन था, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी रख सकते थे और उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू, ये सेंटेंस ट्रू और फॉल्स हो सकता था, तो ये स्टेटमेंट नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर x का वैल्यू कुछ मेंशन कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया x = 3, तो जैसे मैंने x का वैल्यू ये मेंशन किया, तो इसी के साथ में इसको असर्शन मिलेगा कि जब आप x की वैल्यू 3 रख रहे हो तो आपको 8 मिल रहा है, तो ठीक है, ये गलत बात है, मतलब ये फॉल्स हो गया है, लेकिन स्टेटमेंट तो हुआ ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं बोलेगा कि इंडिया का आदमी बोलेगा कि x + 5 = 9 when x = 3 इज फॉल्स, और अमेरिका में जाके इसको यस बोला जाएगा, या फिर मैं इसको ना बोल रहा हूँ कोई और यस बोल रहा है, ऐसे तो नहीं है। मतलब जिसके भी सामने आप इसको रखेंगे, जिसको मैथमेटिक्स का नॉलेज है, तो उसके लिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ट्रूथ वैल्यू का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा नहीं, इसलिए मैं अभी सिर्फ इतना बोलता हूँ कि ये सेंटेंस उसके लिए फॉल्स रहेगा, कि ये गलत है। लेकिन ये सबके लिए गलत है, ऐसा नहीं कि कोई इसको ट्रू बोलेगा और कोई गलत बोलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर x को मेंशन किया है। अगर आप x को मेंशन ही नहीं करते हो तो आपके मर्जी से आप x की वैल्यू रखेंगे, उसके हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स बनेगा। तो जब ऐसा स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, तो ये होता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस किसी भी हालत में स्टेटमेंट नहीं होता, ओपन सेंटेंस इज नेवर ए स्टेटमेंट, वो किसी भी तरीके का ओपन सेंटेंस हो, फिर या ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक है। तो इसके अंदर ईट के वजह से ये ओपन बन गया, क्योंकि ईट के बारे में हमें पता नहीं है। ईट की जगह पर अगर पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लिया जाए तो फिर हम बोल सकते हैं कि देखो सेंटेंस आपका ट्रू हो या फॉल्स हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों भी पॉसिबिलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ट्रू रहता है ठीक है, फॉल्स रहता है ठीक है, वो स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन अगर दोनों चीजें उसके अंदर आ रही है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिसके अंदर कंप्लीट असर्शन आता है, या तो ट्रू या फॉल्स वाला, तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और अगर असर्शन क्लियरली नहीं मिलता, जैसे इन 3 टाइप्स में नहीं मिलता है सेंटेंस के, तो ये 3 टाइप का कोई भी सेंटेंस दिखता है तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा।
और दूसरी चीज ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा एक होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू, तो आइडेंटिटी स्टेटमेंट रहेगा ही। जैसे मान लीजिए मैंने आइडेंटिटी लिखा है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मेरे लिए दिस इज एन आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी है तो दुनिया में आप a और b की जगह कोई भी नंबर लिख दो, ये ट्रू ही होने वाला है। तो आइडेंटिटी इज ऑलवेज ए स्टेटमेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। आइडेंटिटी हमेशा स्टेटमेंट होता ही है, ठीक है। तो और उसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू होता है। अब मैं ट्रूथ वैल्यू के बारे में बात करता हूं। हमें समझ में आ गया कि लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है। अब आपने जो भी स्टेटमेंट आपके सामने है तो आपका टारगेट होता है कि उसका ट्रूथ वैल्यू आपको लिखना है। मतलब दिया गया स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया है तो उसका ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है ट्रू, और फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है फॉल्स। जैसे मैं अगर लिखूं सेंटेंस, जैसे कुछ भी, मैंने लिखा मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ औरंगाबाद। अब आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस एक सेंटेंस चाहिए था जो स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे आपको ट्रूथ वैल्यू के बारे में बताना है। आप सबसे पहले आपको डिसाइड करना है स्टेटमेंट है या नहीं। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हाँ या ना में, ट्रू या फॉल्स में आ सकता है क्या, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखो लॉजिक के अंदर आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब अगर आप बोलेंगे कि मुझे मुंबई सिटी पता ही नहीं है, सिटी क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, मुझे औरंगाबाद क्या होता है पता ही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, फिर भाई तू पढ़ी मत, समझ लो। क्योंकि आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस दिया जा सकता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये दिया हुआ स्टेटमेंट, आप बोलेंगे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमें ये नॉलेज ही नहीं है, तो हम इसका आंसर कैसे दे, तो फिर ऐसे नहीं जमेगा। आपको कम से कम जनरल नॉलेज इतना होना चाहिए कि जिससे आप ट्रूथ वैल्यू लिख सके, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज जो सेंटेंस दिया है, तो अगर वो स्टेटमेंट होता है तो वो ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ औरंगाबाद, तो पहले तो आपको कैपिटल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि राजधानी का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन ने, मतलब हम लोगों ने बोला गया है, हम लोगों ने ये तैयार किया है कि किसी देश की राजधानी ये होगी, है ना, इस तरीके से किसी राज्य की राजधानी ये होती है, ऐसा हम लोगों ने बोला हुआ है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, देश की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ औरंगाबाद। तो इसको अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, हाँ जिसको आंसर ही पता नहीं उसको छोड़ दो, लेकिन जिसको पता है आंसर वो क्या बोलेगा, इसका आंसर है फॉल्स, ये गलत है। लेकिन है तो मतलब हमें 100% गलत चाहिए, 100% सही चाहिए, तो वो स्टेटमेंट बनेगा। अगर कोई आदमी बोलते हैं हाँ ये सही है, कोई बोलते हैं हाँ ये गलत है, तो फिर उसके दोनों भी आंसर मिल रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेटमेंट नहीं बनेगा। हाँ अगर कोई नॉलेज के लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर बोल रहा होगा कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ औरंगाबाद सही है, तो फिर उसको छोड़ दो। जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ जिसको नॉलेज है उससे आप पूछो, जिनको इन सब चीजों का नॉलेज है, उनमें से अगर किसी का आंसर अगर हाँ या ना में आ रहा है तो फिर बात गड़बड़ है ना। तो हम ये प्री एज्यूम्ड होता है कि दुनिया में सभी को इन चीजों का नॉलेज है, तभी जाके वो चीज पूछी जा रही है, ठीक है ना, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ औरंगाबाद ये स्टेटमेंट है। अब हमें इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी भी वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसका ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, इज फॉल्स। ये समझ में आ रही बात आपको। ट्रूथ वैल्यू मतलब उस स्टेटमेंट की सच्ची वैल्यू क्या है। तो अगर वो ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और अगर वो फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। समझ रहे हो बात को। मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया है, अगर वो ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ औरंगाबाद, तो ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है।
समझ रहे बात को? अगर मैं बोलता हूँ सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये गलत है। सन अर्थ के चक्कर नहीं लगाता, तो अर्थ सन के चक्कर लगाता है। तो मैंने कहा सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये गलत हो गया, है ना? तो ये सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ, तो ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूं x + 5 = 12 when x = 0, ऐसे मैंने लिखा है। अब ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू होता है तो उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल T से, और ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है तो उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F से। अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसको 1 से भी डिनोट किया जा सकता है, और ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो उसको 0 से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है? तो जब स्विचिंग सर्किट्स वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तब उनके अंदर हम ये ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 से डिनोट करते हैं, अदरवाइज बाकी सिचुएशन में हम कैपिटल T और कैपिटल F का ही यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू समझ में आ गया होगा। तो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट। ठीक है? आगे हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है कंपाउंड स्टेटमेंट्स का, तो इसलिए सिंपल स्टेटमेंट्स का, ये सिंपल स्टेटमेंट है बेटा, तो इनका ट्रूथ वैल्यू ध्यान में रखना है कि क्या होता है। तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसमें आपको मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज। ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ताजमहल इज इन आगरा, तो ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ताजमहल क्या चीज है, वो इंडिया में है, आगरा में है, कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बोलता हूँ जयपुर इज अ पिंक सिटी, तो ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे, हम जनरल नॉलेज क्यों रखें, तो इतना तो आपको रखना पड़ेगा। तो कम से कम आपको उतने तो एग्जाम्पल करके रखने पड़ेंगे जितने आपके बुक के अंदर दिए हैं, है ना? तो कई कुछ चीजें अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको पता भी चल जाएगी। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा और आप ट्रूथ वैल्यू नहीं लिख पाए, क्योंकि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, है ना? क्योंकि बोर्ड के अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के अंदर, जो 1-1 मार्क के होते हैं, जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू, या फिर जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का। ठीक है? तो आपको तब पता होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है कि लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है और किसी भी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। ठीक है? तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसके अंदर इस चीज को समझने के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है? तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, तो उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि स्टेट, मतलब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। बताइए कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से ऐसे कितने सेंटेंस हैं जिनको स्टेटमेंट कहा जा सकता है। ठीक है? तो क्वेश्चन तो समझ में आया आपको कैसे पूछा जाता है कि सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको पूछेंगे कि आपको बताना है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस स्टेटमेंट है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको अगर आप कहते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट है, तो आपको आपका आंसर जस्टिफाई करना है, और अगर आप कहते हो कि नहीं ये स्टेटमेंट नहीं है, तो भी आपको आंसर जस्टिफाई करना है। मतलब दोनों केसेस में आपको आंसर जस्टिफाई करना है। आगे, इन केस ऑफ स्टेटमेंट राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट होता है तो आपको उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। अगर देखिए स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसको ट्रूथ वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आपका जो भी सेंटेंस दिया हुआ है वो अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके अंदर बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपको पूछे। पहला, कि जो सेंटेंस दिया है वो स्टेटमेंट है या नहीं, अगर है भी या नहीं भी तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है। स्टेटमेंट है तो भी जस्टिफिकेशन देना है, नहीं है तो भी देना है। नेक्स्ट, अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन दिया है 5 + 4 = 13। तो क्या ये स्टेटमेंट है? तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू, मतलब क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या इसके दोनों भी पॉसिबिलिटीज है? तो नहीं, ये क्लियर कट इक्वालिटी दे रखी है और हम इसको बता सकते हैं देख के, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है इसलिए ओपन सेंटेंस नहीं बन रहा। हम क्लियरली बता सकते हैं कि 5 + 4 9 होता है, 13 नहीं होता, तो ये गलत है। मतलब हर कोई जो मैथमेटिक्स जानता है उसको अगर पूछेंगे तो हर कोई बोलेगा दिस इज रॉन्ग, ये इक्वालिटी गलत है, 5 + 4 13 नहीं होता। तो हर किसी का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये ओपन सेंटेंस नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए 5 + x = 13 होता तो उस सिचुएशन में गड़बड़ था, जैसे यहाँ पर है,
क्योंकि यहाँ पर x के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज होने वाला है। तो अगर ये रिलेटिविटी की बात आती है तो फिर गड़बड़े वो स्टेटमेंट नहीं बनेगा। तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है और रीजन क्या लिखेंगे, व्हाई दिस इज अ स्टेटमेंट। तो आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज असर्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि दिस इज असर्टिव सेंटेंस, है ना, क्योंकि असर्शन ही तो है। आप इसके अंदर बता सकते हो कि दिया गया सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो देखते हैं एक बार इन लोगों ने कैसे इसको ये किया है। ठीक है, इन्होंने कुछ और ज्यादा रीजन नहीं लिया है जस्टिफिकेशन में, इन्होंने सिर्फ बोला है कि इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में यही बोलना होता है कि इट इज अ स्टेटमेंट, और ज्यादा क्या लिखेंगे आप, है ना। तो अगर स्टेटमेंट नहीं होता है तो जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता। स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ये ट्रू या फॉल्स में बताया जा सकता है, मतलब फिक्स। तो ठीक है, इतना ही बोलना है कि ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। ये ध्यान में रखना, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, दैट इज कैपिटल एफ क्यू, क्योंकि ये गलत बात है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट है क्या, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओपन सेंटेंस है। तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एज द गिवन स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एज द गिवन सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस। तो क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है इसलिए इसको आप स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ही नहीं। आगे क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर जो है ये आज्ञा दी जा रही है आपको, क्लोज द डोर, ठीक है ना। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये हमें पता है कि इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। तो आप सीधा बोल सकते हो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट एज दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आगे, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए ये स्टेटमेंट है। और रही बात इसके ट्रूथ वैल्यू की, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। तो बिल्कुल जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये पहली तो बात स्टेटमेंट है। और इसका ट्रूथ वैल्यू है टी, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट भी इंपेरेटिव सेंटेंस का एक तरीके का सेंटेंस होता है, इसका टाइप होता है। तो ये जो रिक्वेस्ट आपको बोली जा रही है कौन सी, कि प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, तो ये रिक्वेस्ट गलत है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट गलत नहीं होती, ये रिक्वेस्ट है इसलिए स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसका आंसर आप हाँ या ना में डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। तो इसके ट्रू और फॉल्स होने का सवाल नहीं, ट्रूथ वैल्यू का सवाल नहीं। आगे, congruent triangles are also similar. This is an assertive sentence and that's why it is a statement. ये assertive sentence है और इसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जिसको नॉलेज नहीं है उसकी बात नहीं हो रही है। जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स रहेंगे, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऑब्वियसली वो सिमिलर होंगे ही, इसका कॉर्नर पार्ट ट्रू नहीं हो सकता, डिपेंड करता है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है, क्योंकि ये सही बात बोली जा रही है कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होते हैं। आगे बढ़ना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा पहली तो बात ये है कि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एक्स के वैल्यू के ऊपर। अगर एक्स का वैल्यू 1 रखते हो तो ये सही है, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 0 रखते हो तो भी ये सही है, लेकिन एक्स का वैल्यू अगर कुछ और रखते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इसका जो सेंटेंस का जो सही होना और गलत होना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो डिपेंडेंसी आ रही है तो ये स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, एज रीजन क्या रहेगा, जस्टिफिकेशन, एज दिस इज एन ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस कभी स्टेटमेंट नहीं होता। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है कि ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होते। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ये तो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कितना पता है। हाँ, लेकिन ये स्टेटमेंट है तो आप बोलेंगे कि यस इट इज अ स्टेटमेंट। और रही बात इसके ट्रूथ वैल्यू की, तो वो है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल सही बात बोली जा रही है।
तो अगर बात सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या रहेगी, सही रहेगी, ट्रू रहेगी। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द सेंटेंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8, दिस इस क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, दैट इज टी। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में सेट होता है, तो क्या ये सही है या नहीं? तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दिया जा सकता है, हाँ या ना भी दिया जा सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो सूरज पश्चिम में सेट होता है कि नहीं, तो होता है या नहीं होता है, जो भी हो, लेकिन जो भी आंसर आएगा सभी का एक ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट है। और क्या ये सही है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, मतलब सूरज वेस्ट में ही सेट होता है, ठीक है। चलिए, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, अब ये भी असर्शन है, चाहे गलत हो लेकिन है तो असर्शन। तो ये स्टेटमेंट है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये स्टेटमेंट है, लेकिन गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स, क्योंकि सारे रियल नंबर्स आप होल नंबर नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ रियल नंबर्स है जो होल नंबर्स है, लेकिन सारे कैसे होंगे? तो ये स्टेटमेंट है लेकिन गलत स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स, दैट इज कैपिटल एफ। कैन यू स्पीक इन मराठी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ही नहीं, ये सेंटेंस क्वेश्चन में है, इंटरोगेटिव है, तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, और रीजन क्या रहेगा, एज दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। देखिए, अगर सिर्फ इतना दिया हुआ रहता, व्हेन के बाद का पार्ट अगर नहीं दिया हुआ रहता, तो ये ओपन सेंटेंस बनता था, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में x का वैल्यू दे रखा है, तो इस x के वैल्यू के लिए क्या ये इक्वेशन वैलिड है, ऐसा उनका पूछना है। तो ये ओपन सेंटेंस नहीं है, ये क्लियर कट सेंटेंस है, जिसको आप हाँ या ना में, ये ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर लिख सकते हो, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि इसके वजह से। अगर ये नहीं होता तो ये ओपन सेंटेंस बन जाता, जिसका वैल्यू, जिसका आंसर सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिक्स की है, जिसके वजह से इस सेंटेंस को बोला जा रहा है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है। अब ये सही है या नहीं, ये एक्स की वैल्यू एलएचएस में डाल के देखो, तो एक्स की वैल्यू अगर एलएचएस में डालेंगे तो 49, यहाँ पर डालेंगे तो 42 प्लस 7 मिलेगा 49, सो 49 माइनस 49 0 आता है। तो इस x की इस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब पहली तो बात ये स्टेटमेंट है, और दूसरी बात ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी ट्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सबसे पहले स्टेटमेंट है क्या, बिल्कुल है। अब ये गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है, ये आपके मैथ्स के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने बोला कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, यूनिटी का क्यूब रूट निकालना, 1 का क्यूब रूट निकालना होता है। तो ये आप लोग कैसे निकालते हो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दैट इज x क्यूब माइनस 1 x क्यूब, और फिर 1 को इधर ले आते हो, तो x क्यूब माइनस 1 को सॉल्व करते हो, सो x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यूनिटी के क्यूब रूट्स कौन कौन आते हैं, एक आता है 1 और दूसरा आता है, इसको अगर इसके अगर रूट्स निकालेंगे तो माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसके रूट्स है। तो इसमें के एक रूट को आप कहते हो ओमेगा, और इसका स्क्वायर होता है जो फिर से आपको यही देता है। तो आपके क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप बोलते हो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या इनका सम 0 आता है, तो बिल्कुल आता है ना, क्योंकि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर बोल सकते हो ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ओमेगा को अगर इसके अंदर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। तो बेसिकली 1 is also cube root of unity, omega is cube root of unity, and omega square is also cube root of unity. तो इनका एडिशन क्या हो रहा है, 0 आ रहा है ना, वही तो पूछा था, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या है। तो अगर ये आपको नॉलेज नहीं, तो आप इसके ट्रूथ वैल्यू के बारे में नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रेन्स हेवीली, अब ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इट आया है, तो किसके बारे में बात हो रही है ये पता नहीं, कहाँ के बारे में बात हो रही है ये भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप नहीं बता सकते कि रेंज हेवीली हो रहा है या स्लोली हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि आसान है लेकिन सही मायने में पता होना जरूरी है, कि लॉजिक के अंदर
किस टाइप के सेंटेंसेस को स्टेटमेंट कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में सही मायने में आइडिया नहीं है तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लॉजिक के अंदर किस सेंटेंस को स्टेटमेंट कहा जाता है और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के टाइप। तो बेटा हम लोगों ने स्टेटमेंट के कितने टाइप बनाए थे? बेसिकली स्टेटमेंट के दो टाइप है हमारे पास। कौन कौन से? एक है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो एक ही स्टेटमेंट दिया है आपको, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपके पास नहीं है तो उसको सिंपल स्टेटमेंट कहा जाता है, अगर सीधी लैंग्वेज में बोला जाए तो। और कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या है मतलब कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं आपके जुड़े हुए, किससे? कनेक्टिव से। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या सेंटेंस लिखूं मैं? छोटा सा सेंटेंस कुछ ना कुछ, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस याद में आते लेकिन लिखते समय ही याद नहीं आता। चलो लिखो, कुछ भी लिखते। क्या लिखूं? चलो औरंगाबाद से ही लिख देते हैं। औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, ये एक मैंने स्टेटमेंट। सो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को और एक स्टेटमेंट जोड़ देता हूं, औरंगाबाद इज इन महाराष्ट्र एंड it's a historic place, it's a historic place, ऐसे बोल देता हूँ। तो औरंगाबाद इज इन महाराष्ट्र एंड औरंगाबाद इट्स का मतलब यहाँ पर औरंगाबाद के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर हमें पता है इट किसके लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट होगा एंड औरंगाबाद इज, इट्स की जगह पर आप बोल सकते हैं औरंगाबाद इज, यहाँ पर फिर से औरंगाबाद लिख सकते हो आप, औरंगाबाद इज ए हिस्टोरिक प्लेस। तो आपने दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया है एंड की हेल्प से, तो इसको बोला जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो अंग्रेजी में भी होता है इतना, तो कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब तक जो हमने देखे थे वो सिंपल स्टेटमेंट थे, लेकिन अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमें सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू समझ में आता था, लेकिन अब कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगा। तो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने वाले जो कनेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कहा जाता है मतलब दो स्टेटमेंट को जब किसी कनेक्टिव से जोड़ा जा रहा है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो तब ऐसे सिचुएशन में वो बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो बेसिकली आपके पास स्टेटमेंट जो है वो एक है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा है कंपाउंड। तो कंपाउंड का मतलब समझ गया कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ने वाला जो भी वर्ड या फ्रेज किसी का भी यूज करके आप लोग जोड़ेंगे तो वो बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट इन जनरल कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी 26 लेटर में से कोई भी लेटर आप यूज करो एक स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए। और कंपाउंड स्टेटमेंट में क्योंकि ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो उनको, क्योंकि वो भी तो सिंपल स्टेटमेंट से ही बने हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड, ये ऊपर का कंपाउंड स्टेटमेंट है तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट से बना हुआ है। तो अगर आपको लिखना है तो आप पहले स्टेटमेंट को ए से डिनोट करो कैपिटल ए से, दूसरे स्टेटमेंट को कैपिटल बी से डिनोट करो। तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें हमें देखनी है बाद में। चलिए सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान में रखिए कि जो सिंपल स्टेटमेंट होता है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होने वाले हैं, तो मैंने आपसे कहा कि सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के फॉर्म होते हैं, तो इनको जोड़ने वाले कौन है? जो जोड़ते हैं सिंपल स्टेटमेंट को और बनाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, तो उनको कहा जाता है कनेक्टिव्स। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट्स को जो जोड़ते हैं और बनाते हैं बड़ा स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट, तो इनको कहा जाता है कनेक्टिव। तो ये कनेक्टिव्स कौन कौन है हमारे पास? तो हमारे पास कनेक्टिव है एंड, फिर है और
फिर है इफ डॉट 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 देन, चौथा है हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, इसको आई डबल एफ ऐसे भी लिखा जाता है, इफ एंड ओनली इफ को, ठीक है। तो दीज आर ऑल कनेक्टिव्स, ये कनेक्टिव्स हैं जिनको जोड़ के दो से ज्यादा स्टेटमेंट को, दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को इनसे जोड़ा जा सकता है और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। इसके अंदर एक और होता है निगेशन, ठीक है ना, सिंपल स्टेटमेंट को निगेशन लगा गया, लेकिन ये इसको कनेक्टिव नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी ठीक है, अकेला बचा रहता है तो इसी के साथ में जोड़ देते हैं लोग इसको, ठीक है ना। तो निगेशन एक होता है आपके पास। तो हम दिए हुए स्टेटमेंट को इनसे जोड़ते हैं, तो अगर आप दो स्टेटमेंट को एंड से जोड़ते हो तो उसको कहा जाता है कंजंक्शन, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहा जाता है कंजंक्शन। इसको कहा जाता है, अगर आप दो स्टेटमेंट को और से जोड़ते हो तो वो जो पूरा स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है उसको कहा जाता है डिसजंक्शन, ठीक है। अगर आप दो स्टेटमेंट्स को इफ और देन से जोड़ रहे हो तो जो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है उसको बोला जाता है कंडीशनल, CONDITIONL, कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है। या फिर इसको नाम और एक होता है इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन। और जब आप दो स्टेटमेंट्स को, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ से जोड़ते हो, तब दो स्टेटमेंट को ही इफ एंड ओनली इफ से जोड़ा जा सकता है, दो से ज्यादा नहीं, तब आप ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं बाय कंडीशनल, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम है डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो बेटा हमने स्टेटमेंट्स को डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट जो हमने शुरुआत में देखे, और एक होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट उनको कहा जाता है जो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के बनाया जाता है, और जोड़ने के लिए हम इन कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। तो हर एक कनेक्टिव का यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो एंड कनेक्टिव का यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कंजंक्शन कहा जाता है। और कनेक्टिव जैसे ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो इसको कहा जाएगा कंजंक्शन, क्योंकि इसके अंदर एंड कनेक्टिव का यूज किया है इन दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। जब और कनेक्टिव का यूज करके स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं तब उसको डिसजंक्शन कहा जाता है। जब इफ और देन का यूज करके जोड़े जाते हैं तो उसको कहा जाता है कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। और जो इफ एंड ओनली इफ का यूज करके जोड़े जाते हैं उनको कहा जाता है बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, तो जैसे हमने सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकाला था, वैसे ही अभी हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये सीखना है। तो यही इंपॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट कोई ट्रू है या फॉल्स है बताया जाएगा, क्योंकि अब कंपाउंड स्टेटमेंट एक नहीं होता, कंपाउंड स्टेटमेंट में एक से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट होता है और उन सबके ट्रूथ वैल्यू के ऊपर उस पूरे का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो अभी हम इसको एक एक को लेके उसका पूरा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले अब हमारे सामने आएगा कंजंक्शन, ठीक है ना। तो कंजंक्शन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो अभी वन बाय वन हमें कंपाउंड स्टेटमेंट सीखने हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमें मिलने के लिए कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन कैसा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, कंजंक्शन ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं एंड से, ठीक है। सो कंजंक्शन, इसको ब्रैकेट के अंदर एंड लिखना है आपको ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एंड कनेक्टिव होता है और उससे जोड़े गए कंपाउंड स्टेटमेंट को कंजंक्शन कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फाइंड आउट करना है ट्रूथ टेबल। कंजंक्शन का मतलब तो समझ गए ना, लिख कर देने की जरूरत नहीं है। देखिए एक सिंपल स्टेटमेंट को आप डिनोट करते हो कैपिटल लेटर से। अब अगर मान लीजिए कि मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा है, जैसे अभी लिखा था मैंने, उसी तरीके से कुछ लिखता हूं मैं। क्या लिखा है, कुछ भी लिखता हूं, चलो कैट इज एनिमल, या फिर लिखता हूं मैं कैट इज अ पेट एंड स्नेक इज रेप्टाइल।
बहुत हाई लेवल कुछ भी लिख रहा होता है, छोड़ो। चलो वही स्टेटमेंट लेते हैं। औरंगाबाद इज क्लीन सिटी एंड नागपुर इज बिग सिटी। चलिए हमें क्या मतलब है इससे, ठीक है ना। अब नागपुर इज बिग सिटी ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि बिग जो है वे रिलेटिव है, किसी के लिए हो सकता है बिग, किसी के लिए नहीं हो सकता। इससे अच्छा हम ये लिखेंगे कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो औरंगाबाद इज अ क्लीन सिटी एंड नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये दो स्टेटमेंट है मेरे पास। तो पहले तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना सीखते हैं। तो दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के ये बना है, तो ये कनेक्टिव है। तो इस एंड कनेक्टिव को डिनोट किया जाता है बेटा इस सिंबल से, ठीक है, इस तरीके का। तो सारे सिंबल ध्यान में रखने हैं, कनेक्टिव्स के सारे सिंबल ध्यान में रखने हैं। एंड को डिनोट किया जाता है इस टाइप के सिंबल से। और आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो पहला तो ये स्टेटमेंट है, इसको आप डिनोट करेंगे। लेट ए डिनोट्स औरंगाबाद इज ए क्लीन सिटी, ठीक है, एंड बी डिनोट्स नागपुर इज इन महाराष्ट्र। अब आपको समझ में आया, मतलब आपने पहले स्टेटमेंट को किसी लेटर से, कोई भी कैपिटल, आपकी मर्जी जो भी देना है वो दे सकते हो, ऐसा नहीं कि ये और भी दे सकते हो, कोई भी दे दो। तो एक स्टेटमेंट को आपने एक लेटर से डिनोट किया, दूसरे स्टेटमेंट को दूसरे कैपिटल लेटर से डिनोट किया। देयरफॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज गिवन कंपाउंड, देयरफॉर गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो ए एंड बी। इसको रीड कैसे करेंगे, ए एंड बी, ए एंड बी। तो एंड, ये इस सिंबल का मतलब कहते हैं एंड। ए का मतलब क्या, औरंगाबाद इज क्लीन सिटी एंड नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली डिनोट किया जा रहा है ऐसे। अब आपको ये बताना है कि क्या ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा दोनों के वैल्यू के ऊपर। अब औरंगाबाद इज अ क्लीन, अच्छा ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्लीन है या नहीं ये डिपेंड करता है, ये भी रिलेटिव है। तो इसको लिखते हैं कि हाँ औरंगाबाद इज क्या लिखो, ऐसा लिखता है औरंगाबाद इज ए विलेज। कैसे लिखो यार, क्या, चलिए मान लो इसको भी लिख देता हूं मैं। ऐसे लिखता हूं औरंगाबाद इज इन दिल्ली। चलिए सही है, औरंगाबाद इज इन दिल्ली। अब मुझे इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का मुझे इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो वो ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करेगा इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरा स्टेटमेंट इन दो स्टेटमेंट से बना है। अब ये इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स और इसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। तो क्या करें फिर, पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू बोले या फॉल्स बोले। तो उन लोगों ने डिफाइन किया है कि जब भी आपको कंजंक्शन दिया हुआ रहेगा तो कंजंक्शन का आप ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है, तो इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। जब भी आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे ए एंड बी, तो ए और बी कोई भी दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो पर्टिकुलर केस ले लिया हमने, ऐसे तो कोई भी हो सकते हैं। तो कोई भी दो स्टेटमेंट है आपके पास में और आप उनका कर रहे हो कंजंक्शन, उनको एंड से जोड़ रहे हो। तो वो दो स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं
पहला ट्रू हो सकता है दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स हो सकता है दूसरा ट्रू, और दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो जब भी ट्रूथ टेबल निकालना है तब आपको इसी सीक्वेंस में इसकी सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है, दोनों सेंटेंसेस की, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। जब भी ट्रूथ टेबल बनाना है आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए टाइम खत्म हो रहा है तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है बेटा, तो सबसे आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, इनके ट्रूथ टेबल निकालेंगे ताकि हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।